जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। जैसा कि हमने आपको हिंदी का भी क्लास करा रहे हैं और प्लस में पॉलिटी का भी क्लास करा रहे हैं, और हिंदी का क्लास रेगुलर भी चलेगा, पॉलिटी का क्लास भी रेगुलर चलेगा। और बीच में 4-5 दिन का गैप था, तो उसके लिए अब बेफिक्र रहेगी, क्योंकि अब हम रेगुलर क्लास करेंगे। वो उससे बसंत पंचमी और 26 जनवरी के कारण कुछ रेगुलर और कुछ हम लोग का टेक्निकल इशू भी था, जिसके कारण हम लोग क्लास थोड़ा देरी से स्टार्ट किए, लेकिन किए जरूर। और अंकित सर पढ़ा रहे हैं आपको ज्योग्राफी। कैसा लग रहा है पढ़ के? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं सर, और ऑनलाइन में हम लोग लाए हैं सर को, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग उनको सपोर्ट बनाए रखिएगा, और बहुत सुंदर से पढ़ाते हैं, ठीक है। और पढ़िए मन लगा करके। और हम हिंदी, और जैसा कि हमने अनाउंस कर दिया कि 1 तारीख को कोई जुड़ना ना बोले, क्या है कि 1 तारीख को हम मैराथन लाने जा रहे हैं, जो पूरे वोकैबुलरी का टेंशन खत्म हो जाएगा जीडी वाले बच्चों के लिए, खास के जीडी वाले बच्चों के लिए। हमने क्या दिया, क्या कि हमने सोचा कि एक साथ क्लास ना ले, अलग अलग क्लास ना लेकर के एक ही साथ क्लास ले लेते हैं, सारी चीज खत्म कर देते हैं, वोकैबुलरी का टेंशन ही खत्म हो जाए। एक बार आप 1 तारीख को बैठिएगा आराम से, मोबाइल लेकर के, सारा दिखेगा, सारा याद हो जाएगा, उसके बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तब तक हमारी टीम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारी चीज लगा रहे हैं तब तक। और अंकित सर को भी सपोर्ट बनाए रखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और कहने का मतलब है कि आज से हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति भाग 5, जिसके अंतर्गत संज्ञा कार्यपालिका। हम थोड़ा बता दिए थे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही कि संज्ञा कार्यपालिका की राष्ट्रपति किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री किसको कहते हैं, राज्यपाल किसको कहते हैं, मंत्रिमंडल किसको कहते हैं। और अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट। व्हाट इज प्रेसिडेंट, डिफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट पब्लिक ऑफ प्रेसिडेंट, भारत को प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट को ही क्यों कहा जाता है, और सेकंड नागरिक उनकी पत्नी को क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज हम बताएंगे इसी क्लास में। और सारी चीज एक से एक बेहतरीन ढंग से आज पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा कार्यपालिका एवं विधायिका का सेकंड लेक्चर होगा। तो भाग 5 था, भाग 5 जिसके अंतर्गत संघ, यूनियन। राष्ट्रपति कहने का मतलब कि आपके माइंड में क्या चीज आएगा जब हम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, व्हाट इज प्रेसिडेंट। भारत का प्रेसिडेंट ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये क्लास में हमने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में समझा दिए थे कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि कहीं भी विदेशी दौरे पर जब बात चलती है, तो वहां प्रेसिडेंट का ही काम होता है कि हाँ भारत के राष्ट्रपति ये है, भारत के राष्ट्रपति का ही कहीं भी अगर सिग्नेचर होता है तो भारत के राष्ट्रपति। अगर आपके पास कोई नियम कानून है, अगर आप किसी के साथ छुआछूत का या भेदभाव करते हैं, अगर उस पर 500 रुपए का जुर्माना या 1 से 6 मंथ का जेल का सजा दी गई है, तो वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही दिया गया। राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे कोई विधेयक पारित नहीं होगा, समझे। इसलिए राष्ट्रपति को फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट पब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक इन प्रेसिडेंट। समझ गए हो? तो कहने के मतलब से आप समझ गए हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का जो पद है, वो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया, और एक नागरिकता था ये भी ब्रिटेन से लिया गया। आपको पता है, हम दोनों चीजें बता दें। नागरिकता भी आर्टिकल 5 to 11 जो हमने बता दिया था भाग 2, और ये भी भाग 5 जो आर्टिकल जो है इसमें 52 से 78 जो है ये संज्ञा कार्यपालिका के अंतर्गत बताता है। लेकिन संज्ञा कार्यपालिका बहुत लंबा चैप्टर है, इसको 3-4 दिन लगेगा खत्म करने में। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का आर्टिकल हम इसमें ट्रिक से भी याद कर लेंगे, लेकिन ट्रिक जब हम लास्ट क्लास करेंगे, मतलब इसी के लास्ट में, तो हम बता देंगे ट्रिक क्या कहता है, ठीक है। तो पहले लिखिएगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 51A तक हमने बता दिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज तक, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया था, जो इंदिरा गांधी की सरकार जब आई थी 1976 में, तब जोर दिया गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था कि हर एक गार्जियन को ये अधिकार देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। क्योंकि स्टेट ये अलाउ करती है, आपके स्टेट में ये अलाउ करते हैं कि जो भी मिडिल स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल, इसलिए तो बनाया गया है कि आपके गार्जियन पे ये डिपेंड करता है कि आपके जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, पोषण दिया जाएगा, छात्रवृत्ति का पैसा दिया जाएगा, और ये राज्य को कर्तव्य दिया जाता है, जो हमने आपको भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बताया था स्टेट के बारे में। तो सारी चीज समझ गए होंगे। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 बस इतना कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो सारे कानून बनने के बाद उनका सिग्नेचर होना कंपलसरी होगा। बस इसमें 2-3 चीज अपवाद है, जैसे कि अगर कोई राज्य इंडिया में जुड़ना चाहता है, तो राष्ट्रपति का, मान लो कि अगर बिहार का अगर आप कोई क्षेत्र, पूर्णिया क्षेत्र है,
अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या राष्ट्रपति का होना कंपलसरी है, हाँ या ना? तो नहीं, क्योंकि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं। मतलब हमने आपको पहली क्लास में बता दिया कि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी क्षेत्र को अपने अंदर मिला सकते हैं। इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना कंपलसरी नहीं, आर्टिकल 4 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 54 कहते हैं भारत में एक राष्ट्रपति होगा। हम ट्रिक पर भी चलेंगे, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, समझ गए? राष्ट्रपति का पद, भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो नाम मात्र के लिए है राष्ट्रपति। हमने आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में भाग लेते हैं, हाँ या ना? आपका सीधा सा क्वेश्चन होगा नहीं सर। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तब राष्ट्रपति भाग लेते हैं उसमें, कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया। जब बहुत मामला सीरियस होता है अपने इंडिया के लेकर के या किसी विदेशी मामला के लेकर के, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है आर्टिकल 169 के अंतर्गत। तो हम वही कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के कार्य रहते हैं राष्ट्रपति, काम के नहीं है। और जो भी कर्मचारी प्रदान होता है और जो भी काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप अधिकतर जगह देखते होंगे तो घूमने के लिए भी अगर दौरा भी होता है किसी विदेशी यात्रा पर दौरा, तो वो प्रधानमंत्री ही जाते हैं, राष्ट्रपति बहुत कम जाते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 भारत में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का पद समझ गए? आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका के प्रधान से आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो वो मंत्रिमंडल में होता है। कोई भी मुद्दा उठता है तो मंत्री, जब हम अथी पढ़ाएंगे क्या कहते हैं संसद पढ़ाएंगे तो उसी में बताएंगे किस तरह कॉलर पकड़ा पकड़ी हो जाता है 1 बजे के बाद में। नेता ही कहता है कि हम तुमको मार देंगे, वो कहता है कि हम तुमको मार देंगे, कॉलर पकड़ा पकड़ी हो जाता है, बहुत चीज होता है, उठम बजरी होने लगता है। तो वो बताएंगे हम जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे ना, इसके बाद ही पढ़ाएंगे जब संसद, तो उसमें हम बताएंगे। होता क्या है कि राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधान होता है। कैसे कि कोई भी कार्य होता है संसद के अंतर्गत तो वो प्रधानमंत्री भाग लेते हैं उसमें, हाँ लेते हैं। जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जिसको आप चुन करके भेजते हैं वो भाग लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नाम के कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका इसके अंतर्गत नहीं आता। ये नाम मात्र के लिए कार्यपालिका, नाम मात्र के लिए कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये नाम मात्र के कार्यपालिका पर वास्तविक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रधान। जैसे वास्तु नाम से, जैसे कि आपके घर में अगर आपकी मम्मी की चलती है तो आपके पिताजी, आपकी मम्मी जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रधान होंगे, लेकिन अगर कोई भी कार्य करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी करेंगे। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि कार्यपालिका वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो नाम मात्र के लिए होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जैसे आपकी मम्मी नाम मात्र के लिए है, हाँ ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सारे कार्य तो पिताजी करते हैं, पैसा कमा करके लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं। आप समझ लेंगे 52, 53। नेक्स्ट चलते हैं 54। आर्टिकल 54 इसमें निर्वाचन बताया गया, निर्वाचन बताया गया। आर्टिकल 54 निर्वाचन से आप क्या समझते हैं? हमको इतना बात बताइए। क्या ये वही वाला निर्वाचन है कि आप एमएलए को एक वोट देते हैं आप अपने कतार के अंतर्गत जाकर के, तो वही निर्वाचन है, हाँ या नहीं? ये वो निर्वाचन है जहां वोट गिरता नहीं है, बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
वरीयता क्रम में आपको चुनना पड़ता है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको वोट एक ही आदमी को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो अगर उसमें मान लेते हैं कि 5 सर खड़े हुए, अंकित सर, संजीत सर और विकास सर खड़े हुए, तो आप सिर्फ और सिर्फ संजीत सर को वोट नहीं दे सकते हैं। आपको पहले संजीत सर चुनना, आपको पसंद है तो आप संजीत सर चुनिए, लेकिन आपको विकास सर को भी चुनना पड़ेगा। फर्स्ट में संजीत सर, सेकंड में विकास सर, थर्ड में अंकित सर, इस तरह आपको चुनना पड़ेगा। आप ये नहीं चुन सकते कि आप जैसे वोट देने आते हैं, आप गाँव में होता है जब एमएलए का वोट होता है तो क्या होता है कि अगर आपको कमल छाप पे वोट डालना है तो आप सिर्फ कमल छाप पे वोट डाल सकते हैं, लेकिन वहां कमल छाप पे अगर आपको फर्स्ट पड़ जाता है कि आप कमल छाप को ही वोट डाल सकते हैं तो कमल छाप को वोट डाल दीजिए, लेकिन आपको फिर कांग्रेस वाले हर छाप पर भी वोट देना पड़ेगा, लेकिन वो सेकंड वरीयता में गिनती आएगा। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? निर्वाचन, और निर्वाचन जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। समझ रहे हैं? हमने आपको पहले बताया वरीयता क्रम में वोट देना पड़ता है, एकल संक्रमणीय दिया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा वोट होता है कि आपको वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। वरीयता क्रम में वोट देना होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचन होता। समझ हम क्या कहना चाहें कि एकल संक्रमणीय पद्धति मतलब आप समझ गए होंगे, वरीयता क्रम में ही आपको वोट देना पड़े। और अनुपातिक पद्धति क्या होता है कि जो एमएलए का वोट होता है वो जनता के वोट और जितना वोट उनका भाग दे करके एक वोट निकाला जाता है। मीन्स मान लो कि जब राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उसमें टोटल वोट 11 लाख के आसपास पड़ता है। हाँ, यही 11 लाख के आसपास पड़ता है। जब वो सारा मिलाया जाता है, इसमें जनता भाग नहीं लेते और अप्रत्यक्ष मतदान होता है इसका। यहाँ तक लिख लिए होंगे। एकल पद्धति लिखिए, अब लिखिए अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। मतदान मतलब अप्रत्यक्ष मतदान मीन्स आप समझ जाइए कि इसमें जनता भाग नहीं लगते हैं, जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। मीन्स आप मान लो कि हम जहाँ रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के एमएलए हुए विजय कुमार चौधरी जी, तो विजय कुमार चौधरी जी वहां जाकर के वोट देंगे, ना कि हम जाकर के वहां देंगे, क्योंकि वो हमारे कैंडिडेट हुए। और आप एक चीज और अपने माइंड में भर लेना कि कभी किसी नेता को आप भगवान मत मानना, वो जनता का सेवक है, जनता का सेवक ही रहेगा। आप उसको वोट दे करके वहां भेजें। समझ रहे? तो अप्रत्यक्ष मतदान, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। इसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा जिताए गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन और पूछेंगे, सर अगर जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं तो क्या कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो हमने आपको यहाँ देखिए डायरेक्ट क्लियर बता दिया कि जनता के द्वारा जिताए गए, जनता के द्वारा जितने भी जिताए गए प्रतिनिधि वो सारे भाग लेंगे। अब उसके अंतर्गत विधानसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे लोकसभा है। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं निर्वाचन में? हम आपसे पूछेंगे राज्यसभा में सीट की संख्या कितनी है? तो 250 है मैक्सिमम। यहाँ भाग कौन कौन लेते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेते हैं? पहला होगा दोनों सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के क्या सभी कैंडिडेट भाग लेंगे? हाँ या नहीं सर, राज्यसभा के वही कैंडिडेट भाग लेंगे जो इलेक्टेड हुए हैं, न कि मनोनीत हुए हैं।
जो निर्वाचन हुए हैं, न कि इलेक्टेड हुए हैं। मीन्स आप समझिए कि जो 12 लोग जो अधिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, साहित्य या खेलकूद से जो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनको भाग नहीं लिया जाता है, भाग नहीं दिया जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए नहीं दिया जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पिताजी अगर आपको इलेक्शन में खड़ा करते हैं, आपके पिताजी इलेक्शन में खड़ा होते हैं, आप वोट किसको दीजिए? आप अपने पिताजी को दीजिएगा, हाँ या क्यों? क्योंकि आपने उसको, आप पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया, पानी दिया, खाना पानी दिया, सारा चीज खर्चा उठाया। तो यही ये कहना चाहता है, अगर ये जो 12 कैंडिडेट है, अगर ये 12 कैंडिडेट राष्ट्रपति को वोट, राष्ट्रपति जब खड़ा होंगे तो राष्ट्रपति ही इनको मनोनीत करते हैं। अगर राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं तो 12 कैंडिडेट, कंपल्सरी बात है कि 12 कैंडिडेट राष्ट्रपति को ही वोट करेंगे। इसलिए 12 कैंडिडेट भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति में। हमने पहले संविधान जो बनाया गया बहुत सोच समझ के बनाया गया, बहुत सोच समझ के बनाया गया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, दूसरा विधानसभा के सदस्य, अट्ठाईस प्लस 3, ये 3 कौन कौन है? 28 प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन सभी को 1970 से जोड़ दिया गया था। अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो 3, हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से सिर्फ 3 को ही इसके अंतर्गत इलेक्शन देने का, जिसमें से पहला है दिल्ली, इसको मिटा देते हैं। क्या होता है कि ये जो 28 राज्य वाला वोट दे सकते हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो 28, हमारे जो 28 राज्य हैं सारे, और जो ये 3 हैं, इनमें कौन कौन आएंगे? पहला दिल्ली, पुडुचेरी और दिल्ली, पुडुचेरी, और तीसरा क्या है? जम्मू कश्मीर। ये सारे के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें विधानसभा है और ये लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए इन तीनों को दिया देता। और जो 5 राज्य बच जाते हैं जिसमें विधानसभा है ही नहीं, इसलिए वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहां के विधानसभा हो जाता है और इसलिए वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। सॉरी, वहां विधानसभा और विधान परिषद है ही नहीं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा राज्यसभा यही काउंट आ जाते हैं, इसलिए नहीं दिया जाता। ठीक, और विधान परिषद तो सिर्फ 6 ही स्टेट में है शायद, हाँ सिर्फ 6 ही स्टेट, ये शायद ये पढ़ाएंगे ना अंकित सर, तो वो बताएंगे। 6 स्टेट में बिहार, यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक तमिलनाडु, हाँ ये 6 ही प्रदेश में है। अंकित सर पढ़ाएंगे आपको, क्यों है ये भी पढ़ाएंगे। हमने आपको बता दी कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और कौन कौन भाग लेते हैं और कौन भाग नहीं लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं। तो पहला होगा विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, दूसरा मनोनीत सदस्य, समझ गए, नोट करना। यही लिखते हैं, छोटा सा और पॉइंट है, यहाँ समझ गए निर्वाचक का एक। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति को जब इलेक्शन लड़ना होता है, राष्ट्रपति को जब इलेक्शन लड़ना होता है तो उनको 15,000 की रुपए जो होती है वो आरबीआई के अंतर्गत जमा करनी पड़ती है। उसी को तो आपके सर राष्ट्रपति जब इलेक्शन लड़ता है तो उसको 15,000 रुपया ही जमा क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आप समझिए कि 15,000 रुपये जब वहां से जब्त हो जाती है ना, तो वो एक क्या कहता है, अपमान वाली स्थिति बन जाती है कि राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत, जब जमानत जब्त हो जाती है किसी राष्ट्रपति को, तो अपमान वाली स्थिति आ जाती है कि वो सर उसका तो राष्ट्रपति। इसलिए सभी कैंडिडेट राष्ट्रपति का इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। नहीं लेने का यही कारण है कि उसका जब जमानत जब्त हो जाएगा तो बहुत अपमान वाली स्थिति बन जाती है। अरे वो तो खड़ा हुआ, उसका इतना वोट नहीं मिले। और जमानत जब्त कब होती है? जब टोटल वोट का 1/6 गुना, यानी मान लो 60 वोट है, 60 का 1/6 करेगा तो 10 वोट, 10 वोट भी अगर राष्ट्रपति को नहीं आएगा तो वो 15,000 रुपये आरबीआई रख लेगी और वो 15,000 रुपया उसको राष्ट्रपति को जो कैंडिडेट करेंगे उसको वापस नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, अगर आपको 10 वोट भी नहीं मिलता है
तो आपको बहुत अपमान वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए सभी लोग भी राष्ट्रपति भाग नहीं ले सकते हैं, उनको पहले पता होता है जमानत जब्त होना। आपकी अगर जमानत जब्त हो जाएगी तो आप ये अपमान वाली फीलिंग होगी या नहीं। जमानत जब्त होना, जमानत जब्त होना कि इसमें 15,000 रुपये 15,000 रुपये आरबीआई को देना पड़ता है, आरबीआई को देना पड़ता है। और जमानत कब जब्त होती है, जब कुल वोट का 1/6, कुल वोट का 1/6 भी प्राप्त न हो, 1/6 प्राप्त न हो तो जमानत जब्त हो जाती है। कुल वोट का मतलब अगर आपको मान लो कि 60 वोट है, टोटल वोट 60 है, 60 का 1/6 बराबर 10 वोट। अगर आपको 10 वोट भी अगर नहीं मिलता है तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और आपको 15,000 रुपया वो भूल जाना पड़ेगा, वो आरबीआई अपने पास रख लेगी। ठीक है, यहां तक नोट करना। आर्टिकल 54 पढ़ा दिया हमने, निर्वाचन। आर्टिकल 55 है कोटा। कोटा बहुत कम से बहुत छोटा है, पढ़ लो। कोटा, कोटा वो नहीं कि राशन वाला कोटा। कोटा क्या होता है कि आपकी यहाँ पे एक बात है कि अगर आपकी जमानत भी जब्त हो जाती है तभी आप जीत सकते हैं। और कैसे, जमानत जब्त होने के बाद भी आप जीत सकते हैं। प्रत्याशी को हटा दिया, प्रत्याशी जीता, किंतु कोटा, कोटा से अगर कम वोट आता है, मीन्स हमें ये कहना चाहता है कि अगर इससे आपकी कम वोट आती है, आपकी अगर इससे कम वोट आती है तो आप इलेक्शन पुनः कराया जाएगा ना, फिर पहले नहीं कराया जाएगा। इस पे मान्यता नहीं दिया जाता। जमानत जब्त होने के बाद भी, होने के बावजूद भी, जमानत जब्त होने के बावजूद भी जीत सकता है। अगर कोटा से कम वोट आता है तो, कम वोट आता है तो वह दोबारा इलेक्शन कराया जाता है, दोबारा निर्वाचन कराया जाता है। यही कोटा के बारे में चर्चा किया गया है। मीन्स मान लो कि 60 गुना 1/6 बराबर 10 वोट। अगर 10 वोट से आपको कम भी आता है तो वो इलेक्शन फिर कराया जाएगा, वो इलेक्शन मान्यता नहीं होगा। आर्टिकल 56 कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप जानते हैं। यहाँ से राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, अगर 5 वर्ष के अंदर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उस पर महाभियोग लग जाता है या उसकी कोई ऐसी आपातकाल स्थिति में अगर कुछ हो जाती है तो क्या वो इलेक्शन
पुनः कराया जाएगा। हाँ यार, हालांकि आर्टिकल आगे है लेकिन हम पहले बता रहे हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, समझ रहे। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो सिर्फ और 4 वर्ष का ही होता है। अमेरिका का जो इलेक्शन होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां अगर आप राष्ट्रपति एक बार बन गए, फिर दोबारा बन गए, तो आप थर्ड टाइम आप जीतिए या ना जीतिए, आप नहीं बन सकते। जीतिए या नहीं जीतिए, क्योंकि आपको कैंडिडेट खड़ा है। सिर्फ 2 ही बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के, तीसरा टाइम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अगर अभी इस बार राष्ट्रपति हैं तो वो अब इसके बाद जिंदगी में कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि उससे पहले दूसरा कोई राष्ट्रपति, उसके जॉर्ज बाइडेन आए, जॉर्ज बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, अब फिर डोनाल्ड ट्रंप अब इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनेंगे अमेरिका के, ये बात जान लीजिए। क्योंकि वहां का इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति 4 वर्ष पे होता है, और जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति इलेक्टेड हो सकते हैं। भारत में है कि आप कितनी बार इलेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में 2 ही बार आप राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ सकते हैं, तीसरा बार आप नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन इतना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है, जो भी इसके बाद कार्यकाल बचता है वो फिर जो भी नया कैंडिडेट आता है, जब 6 महीने में पुनः इलेक्शन करा दिया जाता है तो फिर कराया जाता है। आर्टिकल 57 है कि दोबारा इलेक्शन, दोबारा नियुक्ति। राष्ट्रपति अगर एक बार इलेक्टेड हो जाता है तो वो दोबारा भी नियुक्ति हो सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता होगा। 1962 तक रहे हैं, 1950 से 1962 यानी 12 साल ईयर तक रहे हैं। तो ये दोबारा नियुक्ति करने का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति का जो एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ थर्ड टाइम भी हो सकता है इंडिया में, लेकिन अमेरिका में ये नहीं है नियम। अमेरिका में 2 ही बार बनिएगा, थर्ड टाइम आप नहीं बन सकते। कोई भी राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकता है, कोई भी राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकता है। आप एक राष्ट्रपति का नाम बताइए जो दोबारा नियुक्त हुए हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी आए, प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद जी आए, कोविंद जी के बाद अभी द्रौपदी मुर्मू जी है। फिर इलेक्शन होगा तो फिर दूसरा कोई आएंगे। आर्टिकल 58 है योग्यता। योग्यता में कि वह पहला नंबर, ये तो याद ही होगा, वो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वर्ष का आयु पूरा कर चुका। संसद या विधानमंडल, संसद केंद्र में, विधानमंडल स्टेट में, विधानमंडल बनने की योग्यता हो। अगर इसका संसद और विधानमंडल का योग्यता हो, अगर संसद वो विधानमंडल के अंतर्गत है, अगर वो राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ सकते हैं तो वो लड़ेंगे। लेकिन हमने कहने का मतलब है कि एक आर्टिकल और पढ़ लिए तो हम समझते हैं कि दूसरा क्या है कि दशा और शर्तें क्या है। आर्टिकल 59 एक चीज समझाते हैं आपको कि क्यों फिर अगर ये भी तो यहाँ अगर काम कार्य करते हैं विधानमंडल के अंतर्गत या कोई एमएलए है तो उसको तो पैसा मिलता है संचित निधि कोष के अंतर्गत, तो फिर वो लाभ का पद क्यों नहीं कहलाता। हम इसलिए पहले हम बोल देते कि कोई भी नेता को आप आर्टिकल 59 दशा या शर्तें,
दशा या शर्त की मान समझ लो कि वो किसी लाभ पद पर ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो, दूसरा पागल या दिवालिया ना हो, समझे, किसी लाभ पद पर ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, मेरे कहने का मतलब समझिए कि किसी लाभ का पद से आप क्या समझते हैं? क्या कोई कैंडिडेट एमएलए है तो वो लाभ का पद कहलाएगा, हाँ या ना? नहीं सर, वो लाभ का पद नहीं कहेगा। और इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि वो जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, क्योंकि हमने उसको चुन करके, हमने अपने वोट की कीमत से उनको जिता करके संसद के अंतर्गत भेजा है कि कार्य करने के लिए। उसको पैसा मिलता है सिर्फ इसलिए कि वो जनता का काम करते हैं, इसलिए इसलिए वो लाभ का पद नहीं कहा जाएगा। किसी लाभ पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, 69 पढ़ लिए। अब है कि 60, राष्ट्रपति को शपथ दिलाना। अब यहां तक तो पढ़ लिए कि राष्ट्रपति का पद होगा, उनका इलेक्शन भी हो गया, उनका योग्यता भी बता दिया, उनका दशा भी बता गया। अब है 60 शपथ, आर्टिकल 60 शपथ, यहां लिख लो। आर्टिकल जब जीत जाएंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएंगे कि हम संविधान का सारे नियम कानून का उल्लंघन न करके कार्य करेंगे? तो इसको शपथ जो है वो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है कि अगर भारत के सीजीआई अगर नहीं है, वो छुट्टी पर है अपनी बेटी के शादी में या किसी ऐसे कार्य या उनकी किसी डेथ कर गई, या मान लो कि छुट्टी पर है, उनका मन ही नहीं आने का, तब कौन दिलवाएंगे? तब जो हमारे जो 36 न्यायाधीश हैं, उनमें से जो सबसे बुजुर्ग होंगे, जो वरिष्ठ 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 न्यायाधीश दिलवाएंगे। समझ रहे? आर्टिकल 61 है महाभियोग। आज तक किसी भी राष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगाया गया है। इस एक पर लागू भी हुआ था तो वो पहला ही पद में खत्म हो गया। और जब महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बताया जाता है कि हम आप पर महाभियोग लाने जा रहे हैं, और ये साधारण बहुमत से पास नहीं होता है, विशेष बहुमत से पारित होता है, मतलब 2/3 से। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 मीन्स महाभियोग। आज तक किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग लाने के लिए आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा कि हम आप पर महाभियोग लाने जा रहे हैं, और कारण सहित बताना पड़ेगा लिखित में कि हम महाभियोग भी क्यों ला रहे हैं। महाभियोग लाने का कारण बस यही कि आप संविधान का अतिक्रमण न करें। संविधान का अतिक्रमण करेंगे तब आपको, या आप विदेशी राज्य से कहीं नहीं मिल जाए, या आप मंत्रिमंडल की बात न सुने, तब महाभियोग लाया जाता है। तो इसका कारण सहित 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है कि हम महाभियोग ला रहे हैं, राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। चौदह दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना पड़ता है लिखित, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना पड़ता है लिखित के तौर पे, ठीक है। और ये महाभियोग जो है, ये किसी भी महाभियोग लोकसभा या सभा कहीं से भी पारित हो सकता है, मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसको दोनों में जा करके लोकसभा में अगर पारित होता है तो ये इसको फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। अगर राज्यसभा में ये स्टार्ट होता है तो इसको लोकसभा में फिर 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ता है। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग लग जाता है, वहां राष्ट्रपति को फिर शपथ देना पड़ता है, राष्ट्रपति फिर वहां से हट जाते हैं। महाभियोग कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, महाभियोग कोई भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, सदन से चालू हो सकता है।
विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। आपको हमने सारे आर्टिकल बता दिए, आर्टिकल 52, 51, 52 से 61, 9 आर्टिकल हमने आपको बता दिए, 10 आर्टिकल। तो अब बच गया है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और एक सस्पेंसिव वीटो, ये तीनों वीटो भी पढ़ेंगे। और जो इनके शक्तियां हैं, क्या क्या शक्तियां हैं कि इनको भारत का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है, अब मजा आएगा। अब तो हम आर्टिकल सिर्फ खत्म किए हैं, अभी अब राष्ट्रपति जी की शक्ति क्या क्या है वो हम सारी चीज पढ़ेंगे एक एक करके। कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायिकी शक्तियां क्या है, आपातकालीन शक्ति आज नहीं पढ़ाएंगे। आपातकालीन शक्तियां पढ़ाएंगे तो क्लास 2 घंटा चले जाए। आपातकालीन शक्ति जब इमरजेंसी हम स्टार्ट करेंगे, इमरजेंसी एक क्लास लेंगे, 352, 360, 352, 356, 360, 3 आर्टिकल को 1 घंटा क्लास लेगा, उसको हम खत्म करेंगे इमरजेंसी। अच्छा, वित्तीय आपात हमारे भारत में कभी नहीं लगा, एक बार इंदिरा गांधी की सरकार में राजकीय आपात लगा भी था। लिखना है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है। पहला है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि राष्ट्रपति वैसे अध्यक्ष को नियुक्ति करेंगे जो अपने केंद्र के लिए काम करेंगे। जैसे मान लो ऐसा कोई भी बताओ जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यूपीएससी का अध्यक्ष, महान्यायवादी का नियुक्त, ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हैं, ऐसे आयोग की नियुक्ति करते हैं जो केंद्र के लिए काम करते हैं। केंद्र के लिए काम करें। इसी में हम एक आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल 40 में जो हमने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट में कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण तो राष्ट्रपति को लागू नहीं होता। समान नियम समान, यही एक चीज अब बात है कि राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद है जहां पे ये आर्टिकल 14 यहाँ पे उल्लंघन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर देंगे, यूपीएससी का, वित्त आयोग का। वित्त आयोग का नियुक्ति क्यों किया जाता है, हमको एक चीज बता। वित्त आयोग का नियुक्ति तब किया जाता है जब राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब पैसों की लड़ाई होती है, तब वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि किसके पास कितना पैसा देना है। ठीक है, महान्यायवादी मतलब न्याय के लिए जो उनके बराबर में कार्य करे, यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी कार्यकारी। समझिए कार्यकारी शक्तियां क्या है। दूसरा है कि विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या समझ रहे हैं कि कानून के विधायक शक्तियां मीन्स, आप पहले लिखिए विधायक शक्तियां क्या समझते हैं। विधायक शक्तियां मीन्स आप मान लीजिए कि विधायक शक्तियां जैसे राष्ट्रपति दोनों सदन को जब एक स्तर पर बुलाते हैं, विधायी शक्तियां उसी के अंतर्गत मीन्स क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन विधायी शक्तियां के अंतर्गत ही आता है। संयुक्त अधिवेशन, संसद के 17वां साल या संयुक्त अधिवेशन बुला करके जब ऐसा कोई जरूरी काम है कि नहीं अभी हमको इमरजेंसी स्टार्ट करना है, कोई भी देश पर या कोई भी राज्य पर हमको इमरजेंसी लगाना है, तो राष्ट्रपति तुरंत आते हैं, तुरंत संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है, दोनों केंद्र लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य को बुला करके तुरंत निर्णय लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुला करके निर्णय लिया जाता है। ये शक्तियां
तीसरा है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों न्यायिक शक्तियां मीन्स राष्ट्रपति किसी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है और राज्यपाल को 331 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल को ये शक्तियां प्रदान है कि वो किसी भी व्यक्ति को सजा, फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसको जिंदगी भर आजीवन कारावास है तो उसको माफ नहीं कर सकता है। बस उसको अगर 10 साल की सजा है तो 5 साल कम कर सकते हैं, लेकिन वो ये सिर्फ पूरा माफ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति को ही अधिकार, राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल के पास। न्यायिक शक्तियां मीन्स ये आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 पर पढ़ाएंगे। आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां। ये कोर्ट मार्शल भी होता है। जब किसी सेना को कोर्ट मार्शल दिया जाता है, कोर्ट मार्शल तो बहुत हैवी होता है, उसमें नौ घींच करके मारा जाता है। नौ को पिलास से या पेचकस से घींच करके इतना उस पर प्रताड़ित किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है कि आर्टिकल 72 के तहत कि उनको कोर्ट मार्शल की भी सजा को भी माफ कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ किया जा सकता है, सजा को भी माफ कर सकते हैं। आजीवन कारावास है तो उसको 10 साल अगर है तो 5 साल घटा कर सकते हैं। दो तीन चार है उनके पास सैन्य शक्तियां। एक है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां इमरजेंसी जब पढ़ेंगे तो हम उसी में पढ़ाएंगे पूरा डिटेल, अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। सैन्य शक्तियां इमरजेंसी वही है कि उनके पास ये अधिकार है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लागू, सबसे अधिक बार लगा है मिजोरम में। सैन्य शक्तियां क्या है कि ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों के अध्यक्ष होते हैं। और इन्हीं के द्वारा ये सब कार्य किया जाता है। ये तीनों के अध्यक्ष होते हैं। इन्हीं के जब यही अलाउ करते हैं तो कोई भी कार्य ऐसा होता है जो किया जाता है। इसीलिए इनको सैन्य शक्तियां भी दिया गया है, न्यायिक शक्तियां भी दिया, विधायिक शक्तियां भी है, या वित्तीय शक्तियां भी है और कार्यकारी शक्तियां भी है। ठीक है, यहाँ तक नोट करना। हमने आपको शक्ति पढ़ा दिया, सैन्य शक्तियां। अब पढ़ाते हैं कि राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है जो अगर आपके सदन से अगर वो स्टार्ट होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति के पास इतना जरूर पावर है कि वो अपने जेबी में रख लेंगे। यही कहा जाता है जेबी पॉकेट। जेबी पॉकेट पावर क्या होता है कि अभी तक एक ही राष्ट्रपति जो थे, ज्ञानी जेल सिंह थे, जो पंजाब के थे, वो रख लिए थे। डॉक्टर जब संशोधन नियम आया था, क्या कहता है उसको, डाक संशोधन नियम, तो वो जेबी में रख लिए थे, बोले थे हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लेना। तो पहला अत्यंतकारी वीटो। वीटो शक्तियां अत्यंतकारी वीटो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये कानून देश पर नहीं लागू किया जाए, अगर लागू किया जाएगा तो हमारे देश पर विशेष तरह की कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, या दंगा स्टार्ट हो जाएगा, या किसी तरह के ऐसे कार्य जो आतंकवादी को लेकर के, या किसी ऐसे कार्य को जो राष्ट्रपति को ले जाए कि ये कानून नहीं लागू होना चाहिए देश में। बस यही होता है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो कि राष्ट्रपति इसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं।
कि हाँ, और कारण सहित खत्म करते हैं कि हाँ ये चीज नहीं आना चाहिए, अगर ये चीज हमारे देश पर लागू हो जाता है तो खतरा बन जाता है। अत्यंतकारी वीटो जब पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के पास ही ये शक्तियां हैं, उसके पास किसी के पास ये शक्तियां नहीं। जब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है कि ये कानून देश पे लागू नहीं होगा। हो गया। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो की मैं समझ आइए कि राष्ट्रपति को जब लगेगा कि ये कानून ठीक ठीक तो है लेकिन इसमें कुछ सुधार करो, ये हमको पसंद नहीं आया। नहीं, आप जब कभी अपने पत्नी के लिए कुछ खरीद के लाएगा तो पत्नी बोलेगी ये साड़ी तो हमको चाहिए था लेकिन ये अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा और अच्छे ला। तो वही राष्ट्रपति कहते हैं कि कोई ऐसा कानून हमको मेरे सामने मत लेकर के आओ जो हमको पसंद वो लेकर के आओ, लेकिन जब हम उसको पुनर्विचार के लिए भेजें। निलंबनकारी वीटो में क्या कहता है कि कानून को पुनर्विचार के लिए पुनः भेजा जाता है, कानून को पुनर्विचार के लिए पुनः भेजा जाता है। पुनः भेजा जाता है। अगर कोई कानून मान लो कि कोई अधिनियम पास हुआ, एक्ट पास हुआ, लोकसभा में पहले पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति बोला कि ये हमको कानून अच्छा। कोई भी नियम तभी बनता है जब वो लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर जिस दिन हो जाता है उस दिन से वो सारे देश पर लागू हो जाते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को कहेंगे कि नहीं तुम दोनों तो ठीक किए हो लेकिन इसमें हमको कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो विधेयक को फिर भेज देंगे, जहां से आया था वहीं भेज देंगे लोकसभा में। फिर लोकसभा वाला क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। अगर उनको गलत लगेगा तो ठीक है, इनको सही किया। अगर उनको गलत नहीं लगेगा तो फिर ये भेज देंगे सेकेंड टाइम वहां पे राष्ट्रपति के पास। अगर सेकेंड टाइम भी राष्ट्रपति बोलेगा नहीं इसको फिर चुनाव करो, फिर ये लोकसभा में आएगा, लोकसभा वाला फिर इसको ऐसा ही भेज देगा। तब राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि अगर थर्ड टाइम आपके पास कोई कानून आता है तो आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, भले वो देश के विरुद्ध ही क्यों ना हो। लेकिन थर्ड टाइम अगर बिना अथी के दिया जाता है, लेकिन जब नहीं दिया जाता है तो इसको लोकसभा वाला को इतना पावर है कि उसको लिखित देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। अब इसमें कोई निष्कर्ष नहीं है या कोई गलत नहीं, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ जाता है लास्ट में थर्ड टाइम। अगर 2 बार ऐसा ही पुनः विचार के लिए भेजा जाता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड टाइम भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, चाहे वो देश के विरुद्ध ही क्यों ना हो। कानून को पुनर्विचार के लिए पुनः भेजा जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को लिखित देना पड़ता है कि इस कानून में क्या गलतियां हैं, क्या आप पुनः सुधार कीजिए। तीसरा है जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई कानून बन के गया लोकसभा से, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति बोलेगा, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेगा, उस पर सस्पेंस भी नहीं लगाएगा। वो क्या करेंगे कि ऐसे पुर्ची बनाएंगे, उसको कानून के पन्ना को ऐसे बनाएंगे, उसको जेबी में रख देंगे और चल देंगे, चाहे फाड़ के फेंक देंगे कि नहीं ये देश। अगर कोई भी कानून पर जेबी वीटो लग जाता है तो कानून फिर जिंदगी में कभी वो लागू नहीं बनेगा। अगर डाक संशोधन अधिनियम 1962 में आया था, जब ज्ञानी जैल सिंह ने ये कार्य किया था कि जेबी वीटो जब आया था डाक संशोधन अधिनियम, तो अपने जेबी में रख लिए थे, बोले थे कि ये कानून अब जिंदगी में लागू नहीं होना चाहिए, यही होता है जेबी। लेकिन ये फिर लिखित दे देना पड़ता है कि लोकसभा को लिखित देना पड़ता है कि सर आप ये किए तो किए क्यों, समझ रहे। जीवी निलंबनकारी वीटो, जीवी वीटो यही कि कोई भी कानून देश पर लागू नहीं होगा। जो कानून राष्ट्रपति के पास गया है, अभी तक सिर्फ एक ही कानून पर पॉकेट जेबी वीटो लगा था, वो था डाक संशोधन अधिनियम 1962, डाक संशोधन अधिनियम। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। 1962 की बात है ये। डाक संशोधन अधिनियम हमने आपको सारी चीज बता दिया। अब
हमने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि सर आपने 10 आर्टिकल पढ़ा है तो 10 आर्टिकल को याद रखना पड़ेगा, तो उसका भी एक ट्रिक है, वो भी हम लिखा ही देते हैं। लिखिएगा आर्टिकल, पकानी कोका दुयो दशम 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, 61, 62। हाँ एक आर्टिकल रह गया 62, वो लिख लो। 62 क्या कहता है, क्या कि कल के स्टार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें से डायरेक्ट उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे आर्टिकल 63 से 69 तक। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने का मतलब समझ, राष्ट्रपति का पद रिक्त तभी होगा जब वो मर जाए या महाभियोग ला दिया जाए, महाभियोग, दूसरा मृत्यु या महाभियोग ला दिया जाए, मृत्यु लिया जाए, या शपथ पत्र दे दे कि हम अब नहीं कार्य करेंगे। राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है आर्टिकल 62 के अंतर्गत। 52 राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री होते हैं। 54 है निर्वाचन, एकल संक्रमण मंत्री अनुपातिक मध्यस्थी द्वारा इनका इलेक्शन के कोटा के बारे में बताया गया है। इसमें जो एक 10 वोट है तो 60 वोट है तो 10 वोट भी अगर आपके पास नहीं आता है तो यहीं से आपको इलेक्शन पुनः निर्वाचित किया जाता है। कार्यकाल, दोबारा नियुक्ति, योग्यता, दशाएं या शर्तें, 60 शपथ, महाभियोग। हमने आपको आर्टिकल 52 से 62 10 आर्टिकल खत्म कर दिया। जब कल की क्लास स्टार्ट करेंगे तो आर्टिकल 63 से यानी राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी एक हम ट्रिक देंगे, उस पर भी बन जाएगा। ट्रिक ऐसे हमारे अंकित सर जो है ट्रिक के बड़े खिलाफ रहते हैं, आप सुनिए उनका क्लास, ट्रिक कभी नहीं देंगे, कहेंगे बाबू ट्रिक नहीं चलेगा, ट्रिक कुछ दिन चलेगा लेकिन नॉलेज बहुत दिन चलेगा। तो हमारे अंकित सर बहुत हैं, दाल तो खाए पिए आदमी है, सब ज्यादा अगर खाते हैं तो वही खाते हैं। हमारे अंकित सर जो है उनसे कभी उलझिएगा नहीं, बहुत क्लास में गुस्सा टाइप के रहते हैं। पकानी कोका दुयो दशम, याद रखना आर्टिकल 52 से स्टार्ट करना, 61 तक हमने राष्ट्रपति पूरा कवर कर दिया, राष्ट्रपति शक्तियां पढ़ा दिया, सारी चीज कवर कर दी। हिंदी का क्लास भी आपको रेगुलर मिल रहा है। जीडी वाले बच्चों के लिए विशेष सोचना है कि आप ध्यान दीजिए, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़िए चुपचाप, ठीक है। और 1 तारीख को जुड़ना ना भूले, क्योंकि हम 1 तारीख को पूरे वोकैबुलरी का सत्यानाश कर देंगे, पूरे वोकैबुलरी, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस यूपीएसआई जो भी स्टेट एग्जाम में पूछा गया वो सारे हम करवा देंगे, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, जय हिंद जय भारत, तो नमस्ते, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हम इतना मेहनत करते हैं, 1 घंटा से भुगते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर कर लीजिए। मास्क विद्यापीठ चैनल जो हमारा, आप जिस पर वीडियो देखते हैं, प्लीज हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको कितना मेहनत करना पड़े आप समझ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक इशू और है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलता होगा पॉलिटी का, लेकिन अंकित सर का पीडीएफ जरूर मिलता होगा, सारे सर का, लेकिन मेरा पीडीएफ नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं कि हम आर्टिकल 52 तक जो पढ़ाए हैं वो पीडीएफ हम कल डलवा देंगे, और इससे पहले जो है वो सारे हम पीडीएफ आज ही अपलोड करवाते हैं, मर्ज करके सारे एक ही साथ आप निकलवा लीजिएगा कहीं ऑफिस सेंटर से, कहीं भी सीएसपी सेंटर से। लेकिन ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, तब हम आप ही सब्सक्राइब कीजिए, आप सहयोग दिए तब तो हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे।
तब तो आप ही को सहायता प्राप्त होगी। हम मेहनत कर रहे हैं ना, 1 घंटा से आप बुक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं हम 2-2 क्लास 3-3 क्लास एक दिन में करवाते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हिंदी का जीडी का थ्योरी करवा रहे हैं, आपको पॉलिटी का फाउंडेशन बैच करा रहे हैं, 6-6 सर काम कर रहे हैं, कुंदन सर काम कर रहे हैं, संजीत सर, आशीष सर, अंकित सर, विकास सर, हम खुद काम कर रहे हैं, फिर हमारे ऑपरेटर साहब हैं, बहुत सारे काम होते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।